दोस्तों, आज हम आपके सामने जिस क्राइम थ्रिलर सीरीज को लेकर आए हैं वो रिलीज तो हुई थी सिर्फ तमिल में, लेकिन उसके चर्चे इतने थे कि बाद में उसे हिंदी में भी रिलीज किया गया। इस सीरीज का नाम है नवंबर स्टोरी, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी और अभी भी इसकी रेटिंग 7.6 है। वैसे तो इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं और ये जरूरत से ज्यादा लंबी भी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने आपके लिए इसे काफी शॉर्ट में इम्पोर्टेंट सीन्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले इरु ध्रुवम सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था। उस पर काफी व्यूअर्स के कमेंट्स हैं कि वो उसका सेकंड सीजन भी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार सीरीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। स्टोरी की शुरुआत में हमें 2019 में हैदराबाद का सीन दिखाया जाता है, जहां किसी ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लिया होता है और वहां से कुछ डेटा भी गायब कर लिया होता है। फिर हम एक मल्हार नाम के आदमी को देखते हैं जिसने इस काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वो बहुत टेंशन में था। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अनु है और अनु और मल्हार आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। मनु बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, साथ ही वो आईटी स्पेशलिस्ट भी है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है कि जिसने भी ये सब किया है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी उस आदमी का काम पूरा नहीं हुआ है और वो फिर से ऐसा कुछ करेगा और तभी हम उसको पकड़ लेंगे। अब अनु ने पुलिस वालों के सामने सारा सच नहीं बताया होता, लेकिन वो मल्हार को बताती है कि इस काम के पीछे जो भी है वो किसी पर्टिकुलर एफआईआर को ढूंढ रहा है, लेकिन वो किस एफआईआर को ढूंढ रहा है ये अभी पता करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हम अनु की फैमिली को देखते हैं, जहां उसके पिता को दिखाया जाता है जिसका नाम गणेशन है और वो एक क्राइम नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन अभी कुछ समय से ही उन्हें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी हुई है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी कमजोर हो रही है। अनु के पिता एक आखिरी क्राइम नॉवेल लिखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी के पूरी तरह से गायब होने से पहले वो उस नॉवेल को कंप्लीट कर लें। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि अनु की माँ, जिनका नाम सुंदर था, उनकी मौत अनु के पैदा होते ही हो गई थी। फिर हम एक चित्रा नाम की लेडी को देखते हैं जो अनु के पिता का ध्यान रखती है और अनु उसको अक्का कहकर बुलाती है। अनु के पिता की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही थी। दूसरी तरफ अनु के पिता का एक घर और था जिसको अनु बेचना चाहती है, लेकिन जब भी गणेशन घर बेचने की बात सुनते हैं तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और घर खरीदने वालों को भगा देते हैं। अब एक दिन अनु को एक ब्रोकर मिलता है और वो अनु से कहता है कि अगर वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दे तो उसका वो घर बिना किसी मुश्किल के बिक जाएगा। मल्हार भी ये सब सुन रहा होता है और ब्रोकर की बात सुनकर मल्हार को गुस्सा आ जाता है और वो उस ब्रोकर को काफी उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे वो ब्रोकर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चित्रा को देखते हैं जो घर की सफाई कर रही होती है, तो वो देखती है कि गणेशन की दवाई हर जगह बिखरी हुई है, अलमारी में, गद्दे के नीचे, फ्रिज के ऊपर। चित्रा फौरन ये बात अनु को बताती है और ये सुनकर अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो डॉक्टर बताता है कि अब उसके पिता की मेमोरी पहले जैसी होना मुश्किल है, लेकिन अगर उनकी स्टेम सेल थेरेपी हो जाए तो वो 7 से 8 महीने तक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इस थेरेपी को करने में 80 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि अनु अपने पिता का पुराना घर इसलिए बेचना चाहती है ताकि वो उनका इलाज करा सके। अब अनु कुछ नए कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर अपने पुराने घर जाती है। अब वहाँ अनु की मुलाकात एक आदमी से होती है जो अनु से कहता है कि वो उसके पिता को काफी सालों से जानता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पास ही में एक लॉन्ड्री की दुकान भी है। फिर अनु उसको अपनी परेशानी बताती है। इस पर लॉन्ड्री वाला ये बोलता है कि घर बेचने में वो उसकी हेल्प कर सकता है। अब लॉन्ड्री वाला अनु को एक ऐसी बात बताता है जिसके बारे में आज तक अनु को भी नहीं पता था। वो अनु से कहता है कि उसके पिता हर साल 16 नवंबर को यहाँ आते हैं और उसी दिन लॉन्ड्री वाले के बेटे का बर्थडे होता है और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अब ये बात जानकर अनु बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे इस बारे में कभी बताया ही नहीं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अनु अपने ऑफिस से वापस घर जा रही होती है, तो उसको ट्रेन में एक लड़की मिलती है। वो लड़की अनु से बात कर रही थी, लेकिन उस लड़की के साथ एक औरत भी होती है जो उसको बार बार रोक रही होती है। फिर अनु उस औरत से पूछ लेती है कि क्या बात है,
लेकिन वो औरत अनु की बात को इग्नोर करती है और अगले स्टेशन पर उतर जाती है। अब अनु भी अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पिता पूरे घर में कहीं पर नहीं हैं। फिर वो चित्रा से पूछती है तो वो बताती है कि वो उन्हें अभी दवाई खिला के ही आई है। फिर अचानक अनु को याद आता है कि आज 16 नवंबर है, इसलिए उसके पिता जरूर अपने पुराने घर पर ही गए होंगे। फिर जब अनु अपने पुराने घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि घर में एक औरत की लाश पड़ी है और वहीं कोने में उसके पिता पूरे खून में लथपथ होकर बहुत डरे हुए से बैठे हुए हैं। अनु खुद नहीं समझ पा रही होती कि आखिर चल क्या रहा है, वो कैसे ये सब हैंडल करें। अब अनु अपने पिता को वहाँ से ले जाती है। फिर अगली सुबह वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और जब वो लोग लाश को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि लाश पर 47 बार वार किया गया था और क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स ना मिले, इस चक्कर में उस लाश के ऊपर व्हाइट पेंट गिरा दिया गया था। पुलिस वाले भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब वो लोग आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं और अब हमें कहानी में एक दिन पहले ले जाया जाता है। अब जब अनु अपने पिता को वहाँ देखती है तो वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ रखा हुआ पेंट उस लाश पर फेंक देती है ताकि उसके पिता के फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। और वो अपने पिता का पेन भी वहाँ से उठा लेती है जो कि खून में सना हुआ था और अपने पिता को वहाँ से ले जाती है। वैसे तो अनु अपने घर की चाबियाँ वहीं मीटर के ऊपर रख देती थी, लेकिन उसे पता था कि लॉन्ड्री वाला वहाँ कुछ ब्रोकर्स को लेकर आने वाला है और इसी वजह से वो चाबियाँ अपने साथ ले जाती है। असल में ये सब अनु का प्लान था ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। अब जैसे ही लॉन्ड्री वाला ब्रोकर को घर दिखाने लाता है तो वहाँ उसे चाबियाँ नहीं मिलती, इसलिए वो अनु को कॉल करता है और अनु वहाँ चाबियाँ लेकर पहुँच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उन सबको वहाँ लाश मिलती है। दरअसल अनु पुलिस वालों को ये दिखाना चाहती थी कि उसने भी उस लाश को लॉन्ड्री वाले और ब्रोकर के साथ ही पहली बार देखा है। पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये घर पुराना है और बंद रहता है, तो इसलिए खूनी ने इस जगह को चुना होगा। फिर अनु का पड़ोसी वहाँ अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है तो वहाँ उसको डॉक्टर परंथमन पहचान लेता है। वो डॉक्टर अनु के पड़ोसी से बात करता है और पुलिस वालों को बताता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में वो उसका सीनियर था। ये सुनकर पुलिस वाले भी उसके साथ काफी इज्जत से पेश आने लगते हैं। डॉक्टर परंथमन उनके काम की बहुत तारीफ करता है तो इंस्पेक्टर सुथला कहता है कि एक बार उनका ओपिनियन भी ले लेना चाहिए और वो चाहता है कि एक बार वो लाश को एग्जामिन करें। फिर जब वो लाश को देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये मर्डर किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं किया है, ये किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसकी मेंटल हेल्थ खराब हो। और वो ये भी बताते हैं कि उसके साथ इसमें दूसरा भी कोई शामिल है, क्योंकि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है वो मर्डर के बाद उस पे पेंट डालकर फिंगरप्रिंट्स को छुपाने का नहीं सोच सकता। अनु भी ये सब सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब इंस्पेक्टर सुथला एक ऑफिसर से बोलता है कि इस औरत की तस्वीर को फैक्स कर दो ताकि अगर कोई इसे जानता हो तो हमें पता चल जाएगा। अब वो ऑफिसर उस औरत की फोटो फैक्स कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक फैक्स मिलता है जिसमें उसको 4 लोगों की फोटो दिखती है और एक नोट भी मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि एक नीता नाम की मेडिकल स्टूडेंट के 3 क्लासमेट्स ने उसका रेप करके उसको मार डाला और उन तीनों के नाम बीनू, संदीप और अहमद थे और अब ये तीनों हैदराबाद में नहीं हैं और पुलिस वालों का मानना है कि ये तीनों अब चेन्नई में छुपे हुए हैं। अब वो ऑफिसर सुथला को ये सब बताने जाता है तो वो उसको डांट देता है और उसको करंट केस पर फोकस करने को बोलता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि लॉन्ड्री वाले को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और सुथला उससे बात करता है। अब बातों ही बातों में वो लॉन्ड्री वाला उसको गणेशन के बारे में बताता है कि वो हर साल 16 नवंबर को अपने घर आया करते थे। अब सुथला का शक गणेशन पर जाता है और वो तुरंत अनु को कॉल करके कहता है कि उसे उसके पिता से मिलना है। अब अनु ये सुनकर घबरा जाती है और भागकर अपने घर आती है जहाँ सुथला पहले से ही मौजूद होता है। अनु सुथला से बात कर ही रही थी कि तभी उसके पिता की चीखने की आवाज आती है। वो चीख कर चित्रा से बात कर रहा था। अब अनु के पास अपने पिता को इंस्पेक्टर के सामने लाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था और इंस्पेक्टर जैसे ही गणेशन से बात करता है तो वो समझ जाता है कि इनकी मानसिक हालत खराब है और उसके माइंड में डॉक्टर की वो बात घूमने लगती है कि खून एक ऐसे बंदे ने किया है जिसकी मानसिक हालत खराब है। अब सुथला वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसको फॉरेंसिक वालों का फोन आता है जो उसको बताते हैं कि मर्डर एक पेन से किया गया है। तभी अनु को याद आता है कि वो उस दिन अपने पुराने घर से अपने पिता का एक पेन लेकर आई थी। वो पेन उसके पिता को जान से भी प्यारा था, लेकिन अपने पिता की जान बचाने के लिए अनु वो पेन फेंक देती है। अब सुथला अनु के घर से जाते हुए उससे कहता है कि उसे उसके ऊपर शक है क्योंकि उसने अपना पुराना घर बेचने के लिए अपने पिता का झूठा
डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है। अब अनु को गुस्सा आ जाता है और वो इंस्पेक्टर से बोलती है कि अपने पिता की जान बचाने के लिए वो ऐसे 1000 डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकती है। अब अनु ये सोचने लगती है कि उसके पिता की जान बचाने के लिए उसे असली मुजरिम को ढूंढना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। जैसे कि हम जानते हैं कि अनु के पिता क्राइम नॉवेलिस्ट थे, इसलिए वो अच्छे से जानते थे कि क्रिमिनल क्या और कितना सोचते हैं। अब भले ही उनकी मानसिक हालत खराब हो, लेकिन उनकी सोचने की शक्ति अभी भी उनके पास है। यही सोचकर अनु अपने पिता को पूरी कहानी सुनाती है। वो उन्हें मर्डर के बारे में भी बताती है और उनसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने की कोशिश करती है। अब उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने उस दिन ट्रेन में उस औरत को देखा था और उसके साथ एक लड़की भी थी, और अगर वो लड़की मानसिक तौर पे बीमार थी तो वो उस औरत से अलग हो ही नहीं सकती थी। इसलिए जब उस औरत का मर्डर हुआ तो उस लड़की को भी आसपास ही कहीं होना चाहिए था। तभी अनु को याद आता है कि वो औरत फोन पे किसी से बात कर रही थी और उसकी बात सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई स्टेशन पे लेने आ रहा है। अब अनु रघु और मल्हार की हेल्प लेती है, जहां वो उनका हैकिंग वाला इशू सॉल्व करती है और अपने IT स्किल्स यूज करके स्टेशन का उस दिन का फुटेज भी निकलवाती है। उस फुटेज में सबके चेहरे बहुत ही क्लियर दिख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अनु के पड़ोसी डॉक्टर परंतमन के सीनियर एक अहमद नाम के लड़के को किडनैप करके उसको जान से मार डालते हैं। अहमद वही लड़का था जिसपे अपनी क्लासमेट नीता के साथ रेप और मर्डर का केस था। अब पुलिस को अहमद की लाश भी मिल जाती है, लेकिन जब पुलिस वाले उसकी लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस औरत और अहमद के शरीर पर बिल्कुल एक जैसे ही निशान बने हुए हैं। और अब इंस्पेक्टर सुथला को इस बात पे यकीन हो जाता है कि इन दोनों मर्डर्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अब सुथला डॉक्टर परंतमन से बोलता है कि मर्डर की रात अनु के घर में जितने भी लोग थे उनके फिंगरप्रिंट्स और अहमद के फिंगरप्रिंट्स उन लोगों से मैच करो। डॉक्टर को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सुथला के कहने पर उसे ये करना पड़ता है। और हमें ये पता चलता है कि अहमद की बॉडी के निशान उस औरत की लाश के बहुत पास मिलते हैं। मतलब जब उस औरत की मौत हुई थी तो अहमद भी वहाँ पर मौजूद था। पहले तो सुथला को ये लग रहा था कि ये सब गणेशन ने किया है, पर अब वो समझ गया था कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक फैक्स आता है जहां उन्हें पता चलता है कि जिस औरत की मौत हुई उसका नाम सावित्री है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अनु और मल्हार ये सोच रहे होते हैं कि आखिर पुलिस स्टेशन में से FIR की फाइल्स कौन हैक कर सकता है। अब मल्हार सारी फुटेजेस देख रहा होता है तो उसे एक आदमी बहुत ही अजीब सा लगता है। फिर जब वो उसको जूम करके देखता है तो अनु उस आदमी को पहचान लेती है। असल में ये लड़का वही था जो उस औरत और लड़की को स्टेशन पर लेने आया था। उधर अनु अब उस फाइल का पता लगा लेती है जिसे हैकर्स हैक करना चाह रहे थे, और यहाँ उसको पता चलता है कि ये फाइल उसकी माँ से जुड़ी हुई है। अनु के पिता ने अनु को ये बताया था कि उसकी माँ की मौत 1993 में हो गई थी, लेकिन इस फाइल के अकॉर्डिंग उनकी मौत 1995 में एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। और इसी में उसको एक फोटो भी मिलता है जिसमें एक आदमी भी था जिसका नाम कुंजुदाई था। और आपको बता दें कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर परंतमन का सीनियर है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी सावित्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुंजुदाई और सावित्री आपस में बस एक दूसरे को इसलिए जानते थे कि जब सावित्री के हस्बैंड की डेथ हुई थी तब इंश्योरेंस के पैसे लेने में कुंजुदाई ने उसकी हेल्प की थी। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिसर को कुछ याद आता है तो वो नीता के रेप केस की फाइल तुरंत सुथला के पास ले जाता है और तब उसको सारा माजरा समझ में आ जाता है। दरअसल कुंजुदाई सावित्री के साथ साथ अहमद को भी जानता था, क्योंकि अहमद ने जिस लड़की का रेप किया था उसका पोस्टमार्टम कुंजुदाई ने ही किया था। तभी डॉक्टर परंतमन सुथला को बताता है कि कुंजुदाई तो एक बहुत अच्छे इंसान है और उनकी एक बेटी भी है जिसकी मानसिक हालत खराब है, और वो सुथला को उसकी बेटी मधी के बारे में बताता है। उसको सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान का आधा ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिर कुंजुदाई एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी बेटी मधी की फ्रेंडशिप नीता नाम की लड़की से होती है। लेकिन जब कुंजुदाई को ये पता चलता है तो वो नीता को अपनी बेटी से दूर रहने को बोलता है। नीता के पास मधी का कार्ड रह जाता है तो वो उसे वापस करने कुंजुदाई के घर पर चली जाती है। वहाँ उसको सावित्री मिलती है जो मधी की केयर टेकर है। सावित्री मधी और नीता को एक साथ इतना खुश देखती है तो वो नीता से कहती है कि तुम रोज यहाँ आ जाया करो। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो कुंजुदाई को इस बारे में नहीं बताएगी। अब वो रोज मधी के घर पे आने लगती है। एक दिन सावित्री किसी काम में बिजी होती है तो वो नीता से कहती है कि वो मधी की दवाई निकाल कर दे दें। अब जैसे ही नीता अलमारी खोल के देखती है
तो वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। उसको थोड़ा सा शक होने लगता है और वो इस बारे में सावित्री से पूछने लगती है। और ऐसे ही एक दिन वो मधी का ब्लड सैंपल लेकर जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको तो कोई बीमारी है ही नहीं और कुंजुदाई उसे जो दवाइयाँ दे रहा है उसी से उसकी ऐसी हालत होती जा रही है। और फिर जब कुंजुदाई को इस बारे में पता चलता है तो अगले ही दिन वो उसको मार डालता है। और क्योंकि कुंजुदाई ही उसकी ऑटोप्सी करता है तो अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना देता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ कुंजुदाई नाइट शिफ्ट कर रहा होता है और बाकी के सारे डॉक्टर्स पार्टी करने बाहर गए होते हैं और कुंजुदाई के साथ एक नया डॉक्टर होता है। तभी अचानक उसको एक कॉल आता है तो उसको पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 28 आदमी और 15 औरतों की मौत हो चुकी है। अभी वो उन लाश का पोस्टमार्टम कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी को लाया जाता है और ये औरत गणेशन की पत्नी सुंदर होती है जिसका बहुत ब्लड बह चुका था, इसलिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल था। इसलिए अब बस एक ही रास्ता था कि उस लेडी का ऑपरेशन करके ही उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन कुंजुदाई की एक कमजोरी थी कि वो कभी एक अच्छा सर्जन नहीं बन पाया। सर्जरी करते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन सुंदर उन्हें ऑपरेशन करने के लिए फोर्स करती है तो कुंजुदाई ऑपरेशन करता है और सुंदर एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। और कुंजुदाई जैसे ही उसको अपनी गोद में लेता है और वो समझ जाता है कि ये उस छोटी सी बच्ची की वजह से ही हुआ है। अब वो सुंदर को बचा सकता था लेकिन उसने उसको मरने दिया और ये फैसला किया कि वो उस लड़की को अपने पास रखेगा। अब कहानी प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि अब अनु अपने घर जाती है और चित्रा उसको बताती है कि गणेशन बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले हैं। और चित्रा ये भी बताती है कि वो गुस्से में बस ये बोल रहे थे कि वो मधी को वापस लेने जा रहे हैं। मधी सुंदर और गणेशन की ही बेटी होती है जिसको कुंजुदाई ने अपने पास रख रखा था। फिर हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद जब गणेशन कुंजुदाई से मिलने गए थे तो उसने ये बताया था कि उनकी बेटी और बीवी दोनों मर गए थे। अब अनु ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके पिता आखिर गए कहाँ होंगे। फिर उसको याद आता है कि उसके पिता चीजें भूल जाते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में सब लिख लेते हैं। तभी वो अपने पिता के कमरे में जाती है और उसको वहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ मिलता है। और अनु जैसे ही उस एड्रेस पर पहुँचती है तो वहाँ उसको अपने पिता मधी और कुंजुदाई दिखाई देते हैं। मधी को बचाने के चक्कर में कुंजुदाई तो मरता ही है, साथ ही गणेशन की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरते वक्त वो अनु से ये वादा लेता है कि वो जिस क्राइम नॉवेल को लिख रहा था अब अनु उसे पूरा करेगी। इसके बाद अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मधी और अनु एक साथ रह रहे हैं। इसके बाद मल्हार अनु के पास जाता है और वो अनु को एक बुक देता है जिसका नाम होता है नवंबर स्टोरी और ये वही नॉवेल बुक होती है जिसको उसके पिता ने लिखा था। और यही होता है इस शानदार कहानी का दी एंड। तो दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी और सस्पेंस दोनों कमाल के थे, लेकिन उसे कुछ एपिसोड्स में ही निपटाया जा सकता था। बहरहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी शानदार सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट में दे सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।